नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का आरजेसी इंस्टीट्यूट सोडाला के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम हमारे चैनल पर जेट के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन डाल रहे हैं, जो आप सब लोग देख रहे हैं, काफ़ी उन्हें लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन साथ साथ आपके जो कमेंट्स आए वो हमने पढ़े, कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए, तो ज़्यादातर बच्चों की जो डिमांड थी वो थी सर लेसन पढ़ाइए, लेसन भी स्टार्ट कीजिए। तो आप सबकी बात हमने ध्यान में रखी और ध्यान में रखते हुए हम इसी श्रृंखला में लेसन चालू कर रहे हैं। और लेसन का नाम आज जो फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, परमाणु संरचना। हम समय खराब नहीं करते हैं और इस लेसन को स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना को। साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस लेसन को पढ़कर फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन है और ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी प्रतियोगी एग्जाम हो, जेट का हो, आईसीआर का हो, नीट का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सूट्स का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बीएचयू का हो, सभी एग्जाम्स में इस लेसन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ध्यान से पढ़िएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब परमाणु के जो खोजकर्ता हैं, जो डिस्कवरर हैं इसके, परमाणु की जो खोजकर्ता है वो है बेटा जॉन डाल्टन। कौन है खोजकर्ता? जॉन डाल्टन। और 1808 में इसकी इन्होंने खोज की थी। अब एक बात और है, इनसे पहले भी किसी ने खोज की थी क्या? बिल्कुल हाँ, की थी। इंडियन साइंटिस्ट थे, भारतीय वैज्ञानिक, यानी भारत में पहले खोज हो गई थी। भारतीय वैज्ञानिक थे दो, जिन्होंने परमाणु के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि छोटे छोटे कण होते हैं जिन पाकुधा का व्याम, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु की खोज जॉन डाल्टन से पहले ही कर दी थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है ये कि कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की खोज की, तो आप ये दो नाम लिख सकते हैं। लेकिन प्रायोगिक सत्यापन ये नहीं कर पाए, प्रैक्टिकली इसको प्रूव नहीं कर पाए। प्रायोगिक सत्यापन सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया, इसलिए परमाणु की खोज का श्रेय जाता है जॉन डाल्टन को। यही खोजकर्ताओं की बात। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन, परमाणु कहते किसे हैं, परमाणु है क्या? तो ये जो परमाणु शब्द है इसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम के दो पार्ट कर रहे हैं हम, ए और प्लस टम यानी भाज्य, अभाज्य यानी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको और नहीं तोड़ सकते, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अभाज्य है, वही क्या है बेटा? परमाणु है। तो परमाणु खुद ही अपनी परिभाषा चीख चीख कर कह देता है कि मैं परमाणु हूं, क्योंकि मुझे नहीं तोड़ा जा सकता। एटम अभाज्य, जो तोड़ा नहीं जा सके, वही क्या है? परमाणु। तो ये परमाणु का शाब्दिक अर्थ हुआ। और परमाणु एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया था, ये भी आपको बता दें। ग्रीक भाषा का शब्द था एटिमियो। एटिमियो शब्द से ये एटम लिया गया था। एटिमियो शब्द का अर्थ होता है ना तोड़े जाने वाला, ना विभाजित किया जाने वाला, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है एटिमियो। और डेफिनेशन इसकी कंप्लीटली ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते और जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता है, उसे क्या कहते हैं? एटम, परमाणु कहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता और जो कोई सी भी केमिकल रिएक्शन उसमें फ्रीली इजीली पार्टिसिपेट कर लेता हो, उसे क्या कहते हैं? एटम। ये एटम की डेफिनेशन हुई। एटम की डेफिनेशन के बाद सबसे पहले डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस परमाणु सिद्धांत की 5 बातें कही उन्होंने, 5 स्टेटमेंट दिए थे परमाणु सिद्धांत के। वो क्या है देखते हैं। टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। जो सबसे पहली बात डाल्टन कहते हैं अपने एटम की थ्योरी में, वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि कोई भी मैटर है, कोई पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। यानी स्मॉल पार्टिकल्स जब कलेक्ट होते हैं एक साथ तो मैटर बनता है।
यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कोई सा ही पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई सा पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सेकंड, ये जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, जिसका डिवाइड नहीं कर सकते, आगे नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है बेटा? अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है यानी डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा, कोई भी एक ही एलिमेंट हो, एक ही तत्व हो, उसके जो परमाणु होते हैं उनके आकार और भार यानी सारे गुण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के मैंने परमाणु लिए, ये ऑक्सीजन के ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इन ऑक्सीजन के सभी परमाणु एक ही तत्व है सब, तो इनके सारे गुण समान है। इनका मास समान है, इनका साइज समान है, इनका भार समान है, सब कुछ समान है इन सबका। जैसे इसका मास होता है 16, तो इसका मास भी क्या होगा बेटा? 16, इसका भी 16, इसका भी 16। चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमेशा एक ही एलिमेंट जो होता है उसके सभी एटम क्या होते हैं? कोई से भी एटम हो वो क्या होता है? प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। लेकिन जो चौथा पॉइंट उन्होंने कहा, भिन्न भिन्न तत्व हों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न हो जाते हैं, गुणों में भिन्न होते हैं। ये बात कही इन्होंने जस्ट अपोजिट। जैसे O और N और P, ये मैंने तीन अलग अलग तत्व लिए, तो इनका O का परमाणु ये रहा, N ये रहा, P ये रहा। तो O का वेट देखो 16, N का होता है 14 और P का होता है 32, 31, P का होता है 31। तो सबके भार क्या हो गए? डिफरेंट हो गए ना। तो ये हर चीज में डिफरेंट, का साइज भी डिफरेंट है, यानी अलग अलग तत्व लेंगे तो उनके परमाणु गुणों में अलग अलग होंगे, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में क्या होंगे? समान होंगे। और जो पांचवा जो पॉइंट कहा उन्होंने सबसे जबरदस्त कहा, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पांचवा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। ये पिछले कुछ पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है। एक बार एक HM का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है। ऑप्शन में था मॉलिक्यूल यानी अणु, एटम परमाणु, यौगिक, कुछ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था HM के एग्जाम में। तो ये बहुत अच्छी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? ओनली कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन उसमें परमाणु ही भाग लेते, अणु भाग नहीं लेते। और साथ में एक बात और कही कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु ना तो बन सकता है ना परमाणु नष्ट हो सकता है, लेकिन रीअरेंज्ड हो जाता है यानी पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। पुनर्व्यवस्थित होते हैं परमाणु। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पांचवा, जो ध्यान रखे एग्जाम में पूछा भी गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है बेटा? एटम भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। और ना तो बनते हैं ना ये नष्ट होते हैं, खाली रीअरेंज होते हैं यानी पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो ये पांच बातें कही डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर, जो आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, पांचों बातें मैंने लिख दी हैं। और अब आगे चलते हैं अपन। परमाणु की जब बात कर रहे हैं तो परमाणु में कुछ कण भी होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से मुख्य पार्टिकल हैं, कौन कौन से इसके मेन पार्टिकल हैं? सुना होगा आपने खूब बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात कर लेते हैं साथ के साथ इन तीनों की भी। सबसे पहले जो हमारा पार्टिकल लेते हैं वो लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट जो पार्टिकल है वो है बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे अब कंप्लीट अपन। इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है, यानी खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की बेटा J.J. थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने। J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, डिस्कवरर। अब इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक नाम था वो था ऋणात्मक कण, नेगेटिव पार्टिकल।
और नेगेट्रॉन भी कहते हैं इसको, नेगेट्रॉन। बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। वो इलेक्ट्रॉन नाम रखने का श्रेय, जो नेमिंग की इसकी इलेक्ट्रॉन, वो की स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, नहीं तो पहले इसका नाम क्या था बेटा, नेगेट्रॉन। अब बात करते हैं दोनों के साथ साथ हम मास की, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास देखो बेटा किलोग्राम में होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट एकीकृत द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/18 यानी 1/1837 AMU। एक इनका मास ही होता है। तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं। ये मास है, ये न्यूमेरिकल पार्ट जब हम करेंगे तो आपको इसको काम में आएगा। जब भी MKS पैटर्न में कोई न्यूमेरिकल हो तब तो आप लिखाएंगे किलोग्राम की वैल्यू, और जब भी CGS पैटर्न में कोई न्यूमेरिकल हो तब आप लगाएंगे वैल्यू ग्राम में। बात करते हैं आवेश की, चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर बेटा जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमने छोटा सा इंट्रो किया इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन थे, नेमिंग किसने की, मास क्या है, चार्ज क्या है, ये सारी बातें हमने इसकी की इलेक्ट्रॉन की। अब बात आते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, खोज कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको बोलते हैं विसर्जन नली का प्रयोग, यानी कैथोड रेज की खोज की गई। पहले कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जो किया था हमारे साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने किया कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। क्या बेटा क्या था प्रैक्टिकल, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन की खोज का पता चला। ये एक्सपेरिमेंट क्या है आओ देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई जिसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा। इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया हमने। इस वैक्यूम पंप से हमने डिस्चार्ज ट्यूब का क्या कर दिया, प्रेशर बहुत ही लो कर दिया। वो कितना प्रेशर लो किया, अराउंड 10⁻⁻⁴ mmHg। इतना लो प्रेशर इस ट्यूब का हमने किया। इतना लो प्रेशर करके हमने गैस फिल कर देते, कोई सी भी गैस से फिल कर सकते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस फिल कर दी। गैस फिल करने के बाद एक तरफ हमने लगाया इसमें कैथोड जो कि बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक तरफ लगाया हमने इसमें एनोड जो कि आपको पता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये कैथोड और ये एनोड, और इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस बैटरी में हमने जो वोल्टेज दिया, जिसको करंट अप्लाई किया, वो क्या अराउंड 10,000 वोल्ट। इतने वोल्ट का करंट हम इस पे अप्लाई करेंगे इस ट्यूब के ऊपर। तो क्या देखेंगे, जैसे हम इस ट्यूब के ऊपर इतने वोल्ट का करंट अप्लाई करेंगे तो क्या देखा जाएगा कि कुछ रेज हैं जो यहां से निकलती हुई एनोड की तरफ मूव कर रही है, एनोड की तरफ फ्लो कर रही है, इधर चल रही है। ये कहां से निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि कैथोड से निकल रही हैं, पर ये कैथोड से जनरेट नहीं होती, कैथोड से नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि कैथोड से निकल रही है, और निकल के जा किधर रही हैं, एनोड की तरफ, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, यानी कैथोड से निकलती हुई दिख रही हैं। इसलिए हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे, इसलिए कैथोड रे नाम दे दिया। लेकिन मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना कि कैथोड से नहीं निकलती, ऐसा लगता है कि कैथोड से निकल रही हैं, कैथोड से निकलती नहीं है। कहां से आ रही है, फिर क्या हो रहा है। देखो मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें गैस है,
हीलियम मान ली हमने, हीलियम गैस भरी हमने इसके अंदर। अब इस हीलियम गैस पे हम इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगी, आयोनाइज्ड। आयोनाइज होगी तो क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं सब, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा बेसिकली क्या चार्ज होता है उसके ऊपर, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर, ये इलेक्ट्रॉन गैस के इलेक्ट्रॉन है जो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ना कि कैथोड से जनरेट हो रही, कैथोड से नहीं निकल रही, लेकिन कैथोड से जाती हुई दिख रही है एनोड की तरफ, इसलिए नाम दिया हमने इनको कैथोड रेज। एक्चुअली होते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैस के जो हमने गैस फिल की थी वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये कैथोड रेज की हमें डिस्कवरी होगी कि कोई रेज निकलती है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। अब बात करते हैं इनके पार्टिकल्स की। तो पहली जो सबसे मुख्य बात आपको दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, यानी खुद क्या है ये नेगेटिव। तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज पर नेगेटिवली चार्ज वाली होती हैं ये, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनको नाम क्या दिया गया, नेगेट्रॉन। इन नेगेट्रॉन को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, जो कि स्टोनी ने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी पार्टिकल्स हैं जो चल रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और इनका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो बात करें हम इसके और कोई सा फील्ड लगा दें, एक फील्ड लगाया मैंने इसका पॉजिटिव, एक तरफ लगाया नेगेटिव फील्ड, वो पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ लगाई नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट लगा दी, और इसके ऊपर कोई सा फील्ड लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये हमेशा धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है, सीधी नहीं जाती, फिर इस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, यानी खुद क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, यानी धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। कब मुड़ती हैं, कब मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तीसरी बात, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, एनोड कैथोड से एनोड की तरफ सीधी रेखा में गमन, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती हैं। फोर्थ, ये जो सरफेस जिस सरफेस से जनरेट होती है उस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये इलेक्ट्रोड मैंने लगाया, कैथोड रेज यूं निकल रही है, तो कैसा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, भैया तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये इलेक्ट्रोड मेरा ऐसे नहीं लगा होता और ये इलेक्ट्रोड में यूं लगा देता तो भी 90 का, तब यूं नहीं निकलेगी, तब यूं ही निकलेगी, यानी परपेंडिकुलर ही होती है हमेशा। ये भी एक इनकी प्रॉपर्टीज में आ सकता है। आप सोचो हमेशा सीधी चलती है इलेक्ट्रोड, कैसा भी जिस सरफेस से निकलेगी उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये इलेक्ट्रोड से 90 डिग्री के कोण पर निकलती है। ये भी एक प्रॉपर्टी हुई इसकी। और जो पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से, बड़ा गौर से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कैथोड किरणों की प्रकृति है, नेचर ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों की प्रकृति, ये पूछा जाता है एग्जाम में बेटा। कैथोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर नहीं होती, ये जो इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है, जिस चीज से इलेक्ट्रोड बनाएगा उस पर निर्भर नहीं होती, और जो गैस भरी है उसके ऊपर भी निर्भर नहीं होती। प्रकृति इलेक्ट्रोड व गैस पर निर्भर नहीं होती, इलेक्ट्रोड व गैस पर निर्भर नहीं होती, यानी नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस टेकन इन द ट्यूब, जो ट्यूब में ली गई है उस गैस पर और मटेरियल जो इलेक्ट्रोड का लिया उस पर डिपेंड नहीं होती। बहुत अच्छा पॉइंट, क्वेश्चन आ जाता है कैथोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है या नहीं करती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमारे कैथोड रेज को हमने डिस्कवरी की, कैथोड रेज से ही निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और ये कैथोड किरणों के हमारे क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये तो हुई कैथोड रेज की बात। अब कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई। अब जो हम सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं, वो सेकंड पार्टिकल हमारा कौन सा है भैया, अरे भाई वो तो पता ही होगा आपको, सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन, बी
प्रोटॉन। प्रोटॉन को P से भी डिनोट करते हैं या इसको H प्लस भी लिखा जा सकता है। ये होता है प्रोटॉन। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की जब बात चलती है तो इसमें भी एक हमको वही बातें जो बेसिक किसकी थी, जो इलेक्ट्रॉन में की थी हमने, डिस्कवरर की बात करेंगे। प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन थे, नेमिंग किसने की, प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने रखा, नेमिंग किसने की, मास क्या है और चार्ज क्या है, आवेश। ये सारी बातें हम प्रोटॉन के लिए भी करेंगे क्योंकि दुश्मनी थोड़ी है प्रोटॉन से हमारी। जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारे लिए प्रोटॉन है। आओ चलते हैं डिस्कवरर के बारे में बात करते हैं, खोजकर्ता के बारे में। तो प्रोटॉन के बेटा खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं, बच्चे कहते सर हम की डिस्कवरर भूल जाते हैं बार बार में, उसके लिए हमारे पास छोटा सा तरीका है, ईंट पर नाच। इसका मतलब ईंट पर नाच का मतलब ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब है थॉमसन। ये टी बन गया सर, टे का मतलब है थॉमसन, पे का मतलब है प्रोटॉन और आर का मतलब बेटा यहां पर रदरफोर्ड, ना का मतलब है यहां पर न्यूट्रॉन और चे का मतलब यहां पर चैडविक। तो तीनों साइंटिस्ट हम आराम से याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच से ई का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर थॉमसन, पे प्रोटॉन का डिस्कवर रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन का डिस्कवर चैडविक। बात करते हैं नामकरण करता है कि नेमिंग किसने की, तो नेमिंग की थी बेटा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा था। कई बुक्स में गलत है, कई डिस्कवरर भी इसका गोल्डस्टीन मानते हैं, बिल्कुल गलत है वो। आप इसका बिल्कुल अपडेट कर लें अपने आप को कि ये नेमिंग किसने की थी और इसका डिस्कवरर अलग था। बात करते हैं मास की, द्रव्यमान की। जो प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1 AMU। ये इसके तीनों टाइप के हमारे मास हो गए, ग्राम में, किलोग्राम में एंड AMU में। अब बात करते हैं हम इसके आवेश की यानी कि चार्ज की। तो जब चार्ज की बात आती है तो पहली बात तो इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा था, नेगेटिव। इस पे कौन सा है, पॉजिटिव। वैल्यू वही रहेगी लेकिन ये वैल्यू होगी पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की है और यही वैल्यू प्रोटॉन के चार्ज की है, लेकिन दोनों की वैल्यू एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव। ये हमारे इसके बारे में हमने छोटा सा परिचय कर लिया। अब बात करते हैं खोजा कैसे प्रोटॉन को, बिल्कुल बता रहे हैं आपको कैसे खोजा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा वैसे ही प्रोटॉन को खोजा। वही एक्सपेरिमेंट किया जो इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, सेम। ये सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया आपने जो उसमें ली थी, वही वैक्यूम पंप लगा दिया भैया इसमें। ये वैक्यूम पंप हो गया। वैक्यूम पंप से इसका प्रेशर लो कर दिया अराउंड 10⁻⁻4 mmHg। सेम चल रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो अब करेंगे। क्या चेंजेस है, गैस इसमें वही फिल कर दी, कोई सी भी गैस फिल करनी है, ये गैस फिल की हमने। अब बात करते हैं एनोड की। तो एनोड हमने जैसे उसमें लगाया तो वैसे हमने इसमें एनोड लगा लिया। अब कैथोड की बात करें तो कैथोड इसके अंदर कैसा होगा, छिद्रदार। कैथोड कैसा होगा, छिद्रदार, परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, जैसे कैथोड है, ये तो नॉर्मल कैथोड है। परफोरेटेड होल, ये होल हो गए बीच बीच में, ये बीच बीच में होल कर दें हम इसके, ये बीच में होल आ गए, ये परफोरेटेड कैथोड हो जाएगा। तो हमको कैथोड छिद्रदार लेना है, परफोरेटेड कैथोड लेंगे। ये बेटा परफोरेटेड कैथोड हो गया। वही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इनको, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कैथोड उसमें नॉर्मल था, इसमें परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्रदार कैथोड है। और भाई एक काम और करेंगे हम इसके अंदर, हम इसमें क्या करेंगे कि एक कोटिंग करेंगे कैथोड के पीछे। किसकी कोटिंग करेंगे,
कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देंगे, यानी प्रतिदीप्ति पदार्थ। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल इसमें लेंगे हम, जैसे हम ले लेते हैं जिंक सल्फाइड का, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल हमारा। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्यों लिया है, क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी सरफेस से जब भी कोई पार्टिकल हिट करता है, टकराता है, तो उसके अंदर एक स्पार्क उत्पन्न होता है, एक स्पार्क यानी चमक उत्पन्न होती है, चमक। तो इसलिए हमने फ्लोरोसेंट यहां पर क्या ले लिया, मैटर ले लिया। जैसे ट्यूबलाइट देखी होगी आपने, एलईडी देखी होगी, ट्यूबलाइट के ग्लास के ऊपर अंदर की तरफ व्हाइट कलर का जो पेस्ट होता है, जो कोटिंग होती है, वो भी एक फ्लोरोसेंट। उस पर जैसे ही पार्टिकल कोई गिरता है तो क्या चमक उत्पन्न करता है, चमक से पूरा कमरा जगमगा जाता है। तो वही है यहाँ पर, जैसे कोई पार्टिकल इस पर टच करेगा, हिट करेगा, तो इसके अंदर एक स्पार्क उत्पन्न होगा। तो हमने फिर वही काम किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया इसके ऊपर, हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट जो उसमें क्या था, सेम इसमें भी वही किया हमने। जैसे हमने इसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो हमने कोटिंग की वहां पर छोटे छोटे स्पार्क होते हैं, छोटे छोटे चिंगारियां निकल रही, स्पार्क हो रहा है। मतलब इससे प्रूव हो गया कि यानी इधर से आ रहा है कोई पार्टिकल, जो क्या कर रहा है, इससे टच कर रहा है, कोई हीट कर रहा है, कोई इसको टकरा रहा है, हिट कर रहा है, इसको मार रहा है। तो क्लियर हो गया कि इधर से पार्टिकल आ रहे हैं एनोड से और कैथोड पर हिट कर रहे हैं, इसके ऊपर गिर रहे हैं, मार रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, तभी तो इधर चमक उत्पन्न हो रही है। तो ये क्लियर हो गया, एनोड से निकल रहा है, यानी एनोड क्या होता है बेटा, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कैथोड होता है सबको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी एनोड से निकल रहा है और किधर जा रहा है, कैथोड पर। तो एनोड से निकलने वाली रेज थी, इसलिए क्या हो गया, इनको नाम दिया हमने एनोड रे। अच्छा एक बात और बताऊं भाई तुमको, एनोड रे जो होती है उनका एक नाम और देखा होगा आपने, कैनाल रे। कैनाल रे भी कहते हैं इनको। अबे कैनाल रे क्यों कहते हैं इनको, जब ये रेज निकलती हैं और इस पे हीट करती हैं, इस पे हिट करती हैं, टकराती हैं सरफेस पे, तो ये जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, छिद्र से निकल कर जाती हैं, छेद से निकल कर हिट करती हैं, हिट करती हैं, हिट करती हैं। जब छेद होता है कैनाल, तो उन किरणों को क्या निकल रहा है कि हम छेद से निकल कर जा रही हैं, यानी कैनाल से निकल कर जा रही हैं। उन किरणों को लग रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं लग रहा, उन किरणों को लग रहा है, उन रेज को लग रहा है कि हम किसी कैनाल से जाकर क्या कर रहे हैं, सरफेस पे हिट कर रहे हैं। तो कैनाल से गुजरती है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, कैनाल रेज। तो कैनाल रेज नाम रखने का कारण इनका ये था। और एनोड से निकल रही, इसलिए इनका नाम क्या रखा, एनोड रेज। तो एनोड की डिस्कवरी हो गई। और एनोड के जो पार्टिकल हिट कर रहे थे वो कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि किधर जा रहे हैं, किधर मूव कर रहे हो, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टीज में हम पहली बात हो गई कि जो एनोड रेज होती हैं कैसी चार्ज वाली होती है, पॉजिटिवली चार्ज वाली होती है। दूसरी बात, किधर मुड़ती हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक तरफ लगा दिया पॉजिटिव, एक तरफ लगा दिया नेगेटिव, खुद क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो किधर मूव करेंगी, नेगेटिव तरफ, इधर मूव करेंगी। तो ये ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ती है। ये दोनों डिफरेंस अपोजिट हो गए, वो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, वो ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ती है, ये ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ती हैं। तीसरा सेम है, सीधी रेखा में वो भी गमन करती थी, ये भी गमन करती है स्ट्रेट लाइन में। और एक बात मैं वहां बताना भूल गया था इलेक्ट्रॉन में, वो अभी यहां बता रहा हूं, एनोड रेज। ये जो दोनों रेज होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी लाइट की जो स्पीड होती है उसी स्पीड इनकी, वही स्पीड ये होती है। प्रकाश का जो वेग है वही वेग इनका होता है, ये बात ध्यान रखना अलग से। फोर्थ क्या बताया था बेटा, वही 90 डिग्री के एंगल वाली बात, यानी ये किसी भी सरफेस से निकलती है तो कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो उसमें बनता था। पांचवा पॉइंट इसका अपोजिट है। पांचवा मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि वो तो डज नॉट डिपेंड, यानी डिपेंड नहीं करती मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस पर, और ये डिपेंड करती हैं। यानी एनोड किरणों की प्रकृति, एनोड किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड व गैस पर निर्भर होती हैं, डिपेंड होती हैं।
तो ये हुई हमारी एनोड किरणों की खोज। और एनोड किरणों के साथ साथ जो ये पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स, उनको क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और पिछला जो हमने पढ़ा उससे हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। दोनों डिस्कवरी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी दो पार्टिकल के बारे में हम पूरी तरह से जान चुके हैं दोनों पार्टिकल्स क्या हैं। एक पार्टिकल और बचा हमारा, वो भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। हमारा जो थर्ड पार्टिकल है बेटा वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा है ये? उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल। इसकी भी सारी बातें करेंगे, इससे कोई दुश्मनी है नहीं। पहली बात, डिस्कवरर कौन है इसका? खोजकर्ता कौन है बेटा? जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। बात करते हैं नाम किसने दिया इसका, यानी नेमिंग किसने की? नामकरण करता नामकरण करता कौन है? ये भी जेम्स चैडविक है। बड़ा लकी पार्टिकल है ये तो, हमारे लिए भी लकी, हमको दो दो याद नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, सबका नेमिंग अलग दे रहा है, डिस्कवरर अलग है, इसका दोनों सेम है, ये अच्छी बात। बात करते हैं इसके मास की, तो मास भी इसके लिए हम प्रोटॉन का याद कर लें तो इसका भी याद होगा, प्रोटॉन के समान ही होता है, जस्ट लाइक प्रोटॉन। बात करें आवेश की, चार्ज, तो चार्ज होता है बेटा इस पर जीरो, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, शून्य चार्ज होता है इसके ऊपर। ये बड़ा आसान सा है, एक नाम है, प्रोटॉन का याद हो गया, इसका याद हो गया, जीरो, कोई चार्ज इसके ऊपर है ही नहीं। अब बात करते हैं इसकी भी करेंगे हम। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई सर? उन दोनों की डिस्कवरी तो हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? आओ डिस्कस करते हैं। इसकी डिस्कवरी में क्या किया? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर, बेरिलियम होता है बेटा 49, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके ऊपर एल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड की, बौछार की। एल्फा पार्टिकल होता है बेटा ये हीलियम 24। तो जैसे बॉम्बार्ड की तो एक नया नाभिक बना, वो बना 612 यानी कार्बन। अब देखो नीचे कितना चार्ज है, 4 2 6 6, यानी चार्ज हो गया 0। ऊपर कितना 9 + 4 13, ऊपर है मास है 12, तो 1। तो जिस पर मास तो हो 1 और चार्ज हो 0, उस पार्टिकल का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की हमारे पास डिस्कवरी हुई। जब बेरिलियम के न्यूक्लियस पर एल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराते हैं, बौछार कराते हैं, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल हमको ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है। वो न्यूट्रल पार्टिकल ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रकार हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई। तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे अब अगले वीडियो में। आप इसको सबको कॉपी करें, आसानी से पढ़ें, और मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लाभान्वित हो, सभी को प्रॉफिट मिले। और पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियोज में और बेस्ट से बेस्ट देने की। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय, इसी चैनल पर। थैंक यू।